हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त ज़बरदस्त होंगे आप लोग और अपनी पढ़ाई की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस चैनल पे बहुत सारे 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए वीडियो डाले गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इस जो अभी हम क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव जो कराने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया गया है, उसको ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। तो दही वाली मंगवा जो चैप्टर है वो हिंदी के भाग 2 का पहला चैप्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं। आज हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत एग्ज़ाम में पूछा गया है जो अभी आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात कि अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होने वाला है ये सारे वीडियो आपके लिए, यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला लिखा हुआ है, रंगप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। तो आपको हम बता दें कि रंगप्पा गांव का लंपट और जुआड़ी था। मतलब वो जुआड़ी किस्म का आदमी था। वह मंगमा से धन चाहता था, पैसा चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगमा से अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। जैसे कि आपको बता दें कि जो मंगमा थी वो एक साधारण औरत थी, दही बेचती थी और गुजारा चलाती थी घर का अपना। और उसके जो पति थे वो किसी और औरत के चक्कर में आकर उसे छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से वो अकेली हो चुकी थी। और एक बार की बात है कि उनके बहू बेटे में भी झगड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से वो बहू बेटे से भी अलग हो गई थी, अलग रहती थी और अलग दही बेच के पैसा रखती थी। और रंगप्पा गांव का जुगारी आदमी था, लफुआ बोल सकते हैं आजकल के ज़माने में। तो उसके पास मंगमा के पास धन काफ़ी हो गया था, क्योंकि अब अपने बहू बेटे को देती नहीं थी। तो रंगप्पा को इस बात का पता चला, तो यही सोचकर वो मंगमा का पीछा करने लगा कि भाई इसे पैसा ले लेंगे और अकेले तो है ही, कुछ और सब भी हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिखना चाहें तो नोट बना लीजिएगा। आंसर लिखा है कि रंगप्पा गांव का लंपट और जुआड़ी था। वो मंगमा से धन चाहता था और इतना ही नहीं, वो उसे अकेला समझकर, अनाथ समझकर उसका इज्जत भी लूटना चाहता था। अच्छा आदमी नहीं था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे किससे दी है। तो इसका सही आंसर है, कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने वाले रक्षक की उपमा सास को दी है। कथावाचक के अनुसार जो बच्चे होते हैं, अगर इसमें लिखा हुआ है कि मान लीजिए जो बहू होती है वो अपना अधिकार जमा के रखना चाहती है और जो माँ होती है वो अपना अधिकार जमा के रखना चाहती है। कोई भी बेटी को छोड़ना नहीं चाहता है। और माँ और बहू के बीच में, माँ और पत्नी के बीच में बेचारे बेटे पी जाते हैं। तो बहू को यहाँ पे मगरमच्छ से उपमा दिया गया है, जो अंदर की तरफ खींचती है पानी में, और जो माँ है उसको बचाने वाले की उपमा दी गई है, जो ऊपर की तरफ खींच रही है बाँह पकड़ के। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मंगमा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नंजमा के चरित्र से सीखें। कहने का मतलब ये है कि आजकल के ज़माने में अगर खुद के घर में झगड़ा लड़ाई इस जब कोई चीज़ होता है तो बाहरी वाले आपके साथ नहीं देंगे, मजाक ही उड़ाएंगे और जो भी आपके पास है वो लूटना ही चाहेंगे, वो अपने पास रखना चाहेंगे और आपका घर हमेशा तोड़ना ही चाहेंगे, क्योंकि बाहर वाले कभी आपको खुश दिखना नहीं चाहते हैं। तो जो नंजमा थी वो बहुत ही समझदार औरत थी। जब उसको इस बात का खबर लगा कि भाई हमारी जो सास है उसके पास पैसा कौड़ी ज़्यादा है और कोई रंगप्पा नाम का जुआड़ी उनके पीछे पड़ गया है, पैसा लेना चाहता है और गलत काम भी करना चाहता है, तो उसने समझा बुझाकर किसी तरह से अपने बच्चे को उनके पास भेज दिया और बोला कि हमारे पास आना मत, जब तक ना बुलाए, अपनी दादी के पास रहना और उन्हीं के पास जिद करना। तो ये सब सिखा के भेजती है, जिसकी वजह से फिर से उनका परिवार एक हो जाता है और वो लोग रहने लगते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है कि नंजमा की तरह समझदार होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न ही मूर्खों की दाल गले। कहने का मतलब ये है
कि दही वाली मंगमा कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बेटे पर अधिकार हो जाए, बहू पर अधिकार हो जाए, कि हम जो कहें वो वही करें, हमारी आज्ञा का पालन करें। इन सारे चीज़ों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें आराम से खाना पीना चाहिए और आराम से अपना काम करना चाहिए, आराम करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इन सब के टेंशन में ना पड़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ सोचेगी कि हमारा अधिकार हो बेटे पे, पत्नी सोचेगी कि पति पे हमारा अधिकार हो। इस वजह से दोनों में झगड़ा होगा, जिसकी वजह से परिवार बंटवारा होगा और आस पड़ोस वाले तो मजाक उड़ाएंगे ही। तो इसलिए लिखा गया है कि यही सीख मिलता है कि अगर बुजुर्ग हो जाते हैं तो अपना काम जो है, जो अपना अधिकार वाला काम है, वो किसी जो बड़े हो चुके हैं उनको सौंप दें। फिजूल में बुजुर्ग हो गए हैं तो आराम से हम अपना काम करें और खाएं पिएं और भजन करें, क्या टेंशन है किसी चीज़ की। 5वां क्वेश्चन है, शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। इस कथा का मुख्य पात्र है मंगमा। उसी को लेकर माजी कहानी प्रारंभ करती है और वह सर्वत्र बनी रहती है। उसका दही बेचने की क्रिया भी अद्योपांत है, अतः दही वाली मंगमा बहुत उचित शीर्षक है। चलिए तो इसका थोड़ा हम समझाते हैं आपको। देखिए, शीर्षक हम किसे कहते हैं? जैसे कोई फिल्म स्टार्ट होती है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। उस नाम से ही समझ में आता है कि फिल्म किस तरह की है, कैसी है। जैसे 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 आप सुन लीजिए, एक लैला तीन छैला, ऐसे सुने हैं? ये सुन के ही आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरह की फिल्म होगी। या एक सुने होंगे, एक रजाई तीन लुगाई। मतलब जो फिल्म होता है उसका जो शीर्षक होता है वो सुन के ही समझ में आता है कि वो किस तरह की फिल्म होगी या कैसा चीज़ होगा। फिल्म का नाम एक है एंटरटेनमेंट, इसका मतलब आनंद, एंजॉय। तो उसी तरह से क्यों ऐसे रखते हैं शीर्षक? जिस चीज़ पर कहानी इर्द गिर्द घूमती रहती है, मतलब शुरुआत भी उसी चीज़ से हो रही है और ख़त्म भी उसी इंसान पर हो रही है, तो उसे ही हम शीर्षक बनाते हैं। तो इस कहानी में जो दही वाली मंगमा है वो शुरू से लेकर अंत तक दही बेचती है और कहानी भी शुरुआत उसी पर होती है और ख़त्म भी उसी पर होती है। कहानी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, तो इसीलिए इस कहानी का शीर्षक दही वाली मंगमा बिल्कुल सार्थक रखा गया है, बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहू ने सास को पाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? या एक और भी पूछ सकता है यही क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। लिखा है कि बहू बुद्धिमती थी, मतलब समझदार थी। उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी मान ली, पोते ही समझौता का जरिया बन गया, जो बहू की योजना थी। कहने का मतलब ये है कि आपको हम बताए हैं कि जब मंगमा के पीछे रंगपा पड़ गया और जब उसकी बहू को, नंजमा को ये बात पता चला कि भाई उसकी सास के पास बहुत सारे पैसे हैं, अकेली भी है, अगर रंगपा के हाथ लग गई तो पैसे तो लूटेगा ही, साथ में साथ अपमान भी करेगा। तो ये सोचकर जो उनकी बहू नंजमा थी काफ़ी दुखी हुई और उसने सोच विचार किया और एक तरीका निकाला। उसने अपने बेटे को मंगमा के पास भेज दिया और बोला कि देखो, अपनी दादी के पास जाओ और उसी के पास रहना, जिद करना कि हम तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारे संगे बाजार जाएंगे, सब काम तुम्हारे संगे संगे करेंगे, हमारे पास आएगा तो मरबो करेंगे, ठीक है। एकदम पूरा समझा दी, उसको डरा दी कि तुमको उसी के पास रहना है, हम बुलाएंगे तब वो हमारे पास नहीं आना है, ठीक है। एकदम समझा दी थी, पूरा एकदम शिक्षित कर दी उसको, समझा के। बेचारा छोटा सा बच्चा क्या करता, अपनी दादी के पास चला गया और जिद करने लगा कि हम जाएंगे। अब बेचारी जो दादी थी वो किस तरह से दही बेचती, छोटे बच्चे को हाथ में गोद में उठा के ले जाती, काफ़ी मुश्किल हो गया। तो इस टाइम पे जो बहू थी नंजमा पति के साथ पहुंची और मंगमा को समझाई कि माँ जी गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए और चलिए अब हम लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब जो आप बुज़ुर्ग हो चुके हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं और बुज़ुर्ग होने के बाद इतना सारा काम कैसे करिएगा, दही बेचने का जो काम है वो हमको दे दीजिए, हम अब दही बेचने जाया करेंगे और आप पोता को खिलाइए घर पे बैठकर। और मंगमा को भी ये बात काफ़ी पसंद आया, वो मान गई और दोनों लोग एक साथ रहने लगे। अब से जो नंजमा थी वो दही बेचने के लिए जाया करती थी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो इसका आंसर है, इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला है जिसे मंगमा माजी कहती थी। वह अंधविश्वासों, दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। तो पूछा है कि कथावाचक कौन है जिसको माजी कहा गया है। तो लिखा हुआ है कि कथावाचक जो है वो बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला है और जो मंगमा थी वो इनको माजी कहा करती थी। जो माजी थी बेंगलुरु की रहने वाली, वो अंधविश्वास को नहीं मानती थी, कोसों दूर थी, अच्छी परिवार से थी और समझदार भी थी, सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी, जानती थी। मंगमा थी जो हमेशा दही बेचते टाइम और उधर से आते टाइम भी माजी के पास जाती थी और अपना सारा दुख सुख सुनाया करती थी और माजी सुनती थी ध्यान से और उसे सलाह भी दिया करती थी। अगला क्वेश्चन है, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगमा अपने बेटे और बहू पर अधिकार जमाना चाहती थी और जिसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी, ये विवाद का कारण था। कहने का मतलब ये है कि मंगमा और नंजुमा में यही कारण था विवाद का कि मंगमा सोचती थी कि हमारा अधिकार चले, बेटा हमरा है, बहू हमारी है, और बहू चाहती थी कि भाई पति हमरा है तो हमारा अधिकार चले। इन्हीं सब चीज़ों के लिए झगड़ा था। इसका आंसर एक और लिख सकते हैं, ये कि मंगमा अपनी बहू के साथ यही बात को लेकर विवाद था कि जब नंजुमा अपने बेटे को किसी गलती की वजह से मार रही थी, तब मंगमा आकर उसे राक्षसीन बोल देती है और बोलती है कि अरे राक्षसीन क्यों मार रही है, और इसकी वजह से बहू भाई किसी को राक्षसीन कर दीजिए कहने के बाद तो वो शांत थोड़े रहेगा। तो बहू ने बोला कि तुम कौन होती हो बोलने वाली, हम अपने बेटे को मार रहे हैं। उसने कहा कि हमारा पोता भी है, तो कह रही है कि तुम्हारा पोता है तो हमारा बेटा है, हमारा ज़्यादा अधिकार है। इन सब चीज़ों के लिए लेकर विवाद था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगमा का चरित्र चित्रण करें। मंगमा गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। अगर टेढ़ टाढ़ रहती तो उसका पति छोड़ के जाता ही नहीं। सीधी साधी थी इसलिए छोड़ के चल गया। आजकल के ज़माने में कोई भी औरत सीधी साधी नहीं है, ठीक है, नौटंकी किया दूध जमाती भी है और संग में रखती भी है। लेकिन बेचारी मंगमा गांव की रहने वाली औरत थी, सीधी सादी थी, उनको इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। आज गांव शहर सभी जगह मंगमा का प्रतिमूर्ति मिलती है। आज भी कहीं कहीं ऐसे लोग हैं जो कि रह रहे हैं। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है और वह बहू, बेटी और पोते पर अपना अस्तित्व सर्वदा बनाए रखती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत की स्त्री होती है, जो भारत की नारी होती है, उनका मतलब ये है कि अब कुछ भी हो उनके साथ, शादी हो गया तो उनके साथ ही रहना है। ये हमारे भारत का बहुत ही बेकार और गंदा नियम है, ठीक है। चलिए, क्योंकि हर किसी का एक सम्मान, एक इज्जत होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ठीक है। शादी के बाद दोनों का सम्मान, इज्जत होना ज़रूरी है, बराबर अधिकार मिलना ज़रूरी है। ये नहीं कि लड़का है तो बहुत इज्जत मिल गया और स्त्री है तो उसको दबा के रखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बेकार नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगमा और नंजुमा में कौन अधिक बुद्धिमती थी। दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती हैं, किंतु नंजुमा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने का काम भी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नंजुमा को मंगमा से अधिक बुद्धिमती बना दिया है। तो सुनिए, मंगमा समझदार थी, अच्छी भी थी, लेकिन इस चैप्टर में उससे ज़्यादा समझदार उसकी बहू नंजुमा को बताया गया है। क्योंकि नंजुमा जब देखती है कि भाई उसके पीछे कोई, उसके सास के पीछे कोई रंगपा नाम का जुआड़ी पड़ गया है, पैसा लूट सकता है, उसकी इज्जत लूट सकता है, तो ये सोचकर वो प्लान बनाती है, अपने बच्चे को भेज देती है। यह आपको हम पहले बताए हैं, जिसकी वजह से फिर से दोनों लोग एक साथ रहने लगते हैं मिलजुल कर, और दही बेचने से पैसा आता था इसलिए मंगमा के पास पैसा रहता था, और बहू समझा बुझा कर किसी तरह से फुसला उसला कर दही बेचने का काम भी ले लेती है। अब उसके पास पैसा आने लगता है।
तो जाहिर सी बात है कि नंजुआ मंगमा की बहू से मंगमा से ज़्यादा समझदार थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।